आज हम लोग अपने अ, विज्ञान 2 का जो 6वां पाठ है उसमें प्राणियों का वर्गीकरण इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने इसके पहले हम लोग असंपृष्ठरज्जु प्राणियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस बार प्राणियों का वर्गीकरण में हम असंपृष्ठरज्जु वर्ग के सिर्फ 2 वर्ग पढ़ेंगे और उसके बाद हम संपृष्ठरज्जु प्राणियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। असंपृष्ठरज्जु प्राणी जिनको आप नॉन कॉर्डेट्स कहते हो और पृष्ठरज्जु प्राणी यानी कॉर्डेट्स जिसको फाइलम कॉर्डेटा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग असंपृष्ठरज्जु प्राणियों के कुछ बाकी के जो संघ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला संघ है मृदु कवचधारी प्राणियों का संघ। इनकी आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसके उदाहरण है अष्टभुजाधारी या जिसको हम ऑक्टोपस कहते हैं, सीप है और मुष्टि शंख। तो इन प्राणियों के बारे में आप इनको देख के ही आप इनके गुणधर्मों के बारे में अच्छे से लिख सकते हो। इनका शरीर जो है वो नरम बुलबुले जैसा होता है, काफी कोमल इनकी शरीर होती है, इसलिए इनके शरीर पे ज्यादातर बाह्य कंकाल होता है शंख के रूप में या जिसको हम शेल कहते हैं। और ये जो प्राणी संघ है ये हमारे प्राणी जो है प्राणियों का जो वर्गीकरण हो रहा है दूसरा बड़ा संघ है। पहला बड़ा प्राणी संघ जो है वो है संधिपाद प्राणी संघ। संधिपाद जो प्राणी संघ है उसके सबसे अधिक है। और दूसरा जो संघ है वो है मृदु कवचधारी प्राणियों का संघ। इनमें भी प्राणियों की संख्या काफी अधिक होती है, इसलिए ये दूसरा सबसे बड़ा संघ। ये प्राणी इसके अंतर्गत इस संघ के अंतर्गत जो प्राणी आते हैं वो जलचर अथवा भूचर, जलचर यानी पानी में रहने वाले और भूचर यानी जमीन पर रहने वाले। पानी में भी कुछ मीठे पानी में पाए जाते हैं। और इनका शरीर जो है त्रिजनन स्तरीय। जनन स्तर का मतलब होता है जब भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण जिस कोशिका से होता है, अलग अलग स्तर होते हैं और उन स्तरों से विभिन्न हमारे ऊतक का निर्माण निर्माण होता है, विभिन्न हमारे अंगों का उन ऊतकों से निर्माण होता है। तो त्रिजनन स्तर यानी उसमें उन कोशिकाओं में 3 स्तर होते हैं। इन स्तरों का अलग अलग नाम भी है, अंतर जनन स्तर, मध्य स्तर और बाह्य स्तर। तो इन प्राणियों में त्रिजनन स्तर होता है। देह गुहा युक्त यानी देह के अंदर गुहा यानी खाली जगह, जिसे हम सीलोम बोलते हैं इंग्लिश में। तो शरीर जो है वो देह गुहा युक्त होता है। और इसमें जो ऑक्टोपस है, आप सबने ऑक्टोपस को जरूर देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक में या कोई ऐसे दूसरे चैनल में। तो ऑक्टोपस जो है वो बहुत ही चतुर प्राणी होता है, बुद्धिमान प्राणी होता है। वह स्वयं का रंग बदल सकता है और यह तीनों प्रकार से तैर भी सकता है, चल भी सकता है और रेंग भी सकता है। काफी बुद्धिमान प्राणी होता है। और सीपी जो है आपको मालूम है कि उससे मोती प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न सजावट के वस्तु या गहने बनाने में किया जाता है। तो ये हो गया इस प्राणी संघ की विशेषताएं। आपको परीक्षा में 4 से 5 विशेषताएं लिखनी है और इनको पहचानने आना चाहिए कि ये प्राणी कौन से संघ का है। हो सकता है परीक्षा में आपको एक आकृति दे दी जाए और पूछा जाए कि ये प्राणी कौन से संघ का है और इसकी विशेषताएं लिखिए या इसके शरीर के इस भाग का नाम लिखिए। तो आपको मालूम होना चाहिए। आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी होनी आवश्यक है। अगला संघ कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों का संघ। नाम से आपको पता है कि इन प्राणियों के शरीर के बाहरी भाग पर कांटे जैसी रचना होती है। तो शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट से बने कांटे होते हैं और इनका शरीर भी जो है वो त्रिजनन स्तरीय होता है, यानी जो भ्रूण या नए शिशु का जो निर्माण हो रहा है जिस कोशिका से होता है उस कोशिका में 3 स्तर होते हैं। इन्हीं 3 स्तरों से शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होगा। और देह गुहा युक्त यानी शरीर में गुहा है और ये ज्यादातर समुद्र वासी होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इसके बाद इनके शरीर की पंच अरीय समिति, समिति यानी क्या, शरीर को समान भागों में विभाजित करना। तो इनके शरीर को आप 5 अलग अलग अक्षों से समान भागों में विभाजित कर सकते हो, जैसे कि आपको सितारा हेलो मंडल इसका उदाहरण है। हेलो तो मैम। मैं महिमा पढ़ नहीं रही है, मोबाइल पे माइक रख दीजिए साइड में। माइक माइक बंद रखो, बीच में बिल्कुल भी आवाज नहीं करना है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। माइक बंद करिए। तो ये जो पंच अरीय समिति है इसमें, और इसके बाद इसमें जो संचलन होता है, इनमें अलग से तो पैर होते नहीं है,
तो इनमें संचलन नलिका पाद द्वारा होता है। शरीर के निचले भाग में नली जैसी छोटी छोटी रचना होती है, क्योंकि ये चलने में सहायता करती है, इसका नाम दिया जाता है नलिका पाद। और कुछ इसमें से स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध यानी ये प्राणी किसी चट्टान से या किसी पत्थर से चिपके हुए होते हैं, ये संचलन नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह ज्यादातर आते जाते नहीं है। और इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन यानी यदि इनके शरीर का कोई भी भाग, इनके शरीर से छोटा सा भाग अलग हो जाए, जैसे छिपकली, उसकी पूंछ यदि उसके शरीर से अलग हो जाए तो वो फिर से उसमें नया पूंछ आ जाता है। वैसे ही सितारा मछली जो है, उसके कभी कभी क्या होता है कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में किसी शत्रु ने उस पर आक्रमण किया या वो कहीं फंस गया है, तो अपने शरीर का भाग तोड़कर अलग कर लेता है और फिर से उस भाग को पुनर्निर्मित भी हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता। और ये प्राणी प्रायः एक लिंगी होते हैं, यानी नर या मादा। अगला है सामे रज्जुमंत प्राणी, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। सामे रज्जुमंत प्राणी यानी ये जो प्राणी है, इनमें असंपृष्ठरज्जु प्राणी और संपृष्ठरज्जु प्राणी दोनों के कुछ कुछ गुणधर्म रहते हैं, दोनों के मिले जुले गुणधर्म रहते हैं। इसलिए इन प्राणियों को असंपृष्ठरज्जु और पृष्ठरज्जु प्राणी दोनों के बीच की कड़ी कहा गया। ये दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि इनमें कुछ गुणधर्म असंपृष्ठरज्जु प्राणी के पाए जाते हैं और कुछ संपृष्ठरज्जु प्राणी के। तो इनका शरीर जो है आपको दिख रहा है विभाजित है। अ, इसमें आपको उदाहरण दिया गया बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस का। बेलेनोग्लॉसस की आकृति आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो उसके विभिन्न भागों के नाम दिए गए। शुंड है, कॉलर, उसके बाद प्रकांड, ये 3 भाग हैं। और इनमें पृष्ठ रज्जु यानी शरीर को आधार प्रदान करने वाला जो भाग है, वो केवल शुंड में, सिर जैसी जो आकृति आपको भाग दिखाई दे रहा है, वहां पे पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। इसके शरीर के विशिष्ट आकार के नाते इसको सामान्य रूप से एकॉर्न कृमि भी कहते हैं। और ये प्रायः समुद्रवासी होते हैं और रेत में बिल बनाकर रहते हैं। श्वसन के लिए इनमें क्लोम छिद्र पाया जाता है। उदाहरण आपको दिख रहा है बेलेनोग्लॉसस। अगला है समपृष्ठरज्जु प्राणी। समपृष्ठरज्जु प्राणी, फाइलम कॉर्डेटा। तो अब जो है अगला संघ शुरू हुआ है, समपृष्ठरज्जु प्राणी, जिस संघ के अंतर्गत ज्यादा आप बोल सकते हैं कि डेवलप्ड प्राणी, यानी कि हम लोग जैसे हैं, हम लोग समपृष्ठरज्जु प्राणी हैं। जितने भी उच्च वर्ग के जो प्राणी हैं वो समपृष्ठरज्जु प्राणी के अंतर्गत संघ में आते हैं। तो इसमें 3 उपसंघ होता है। और इसकी अभी गुणधर्म क्या है, समपृष्ठरज्जु प्राणी संघ के गुणधर्म पहले हम लोग पढ़ेंगे। किसी न किसी अवस्था में मेरुदंड, यानी जब जो भी शिशु का निर्माण हो रहा है तो शुरू की अवस्था में या मध्य अवस्था में या बाद की अवस्था में किसी न किसी अवस्था में जरूर मेरुदंड पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम बोलते हैं, शरीर को आधार प्रदान करने वाला जो भाग होता है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं। तो और किसी न किसी अवस्था में क्लोम छिद्र उपस्थित होता है। क्लोम छिद्र जो श्वसन के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे हमारे शरीर में नाक से हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, वैसे ही इन प्राणियों में क्लोम छिद्र होता है। कुछ प्राणियों में क्लोम छिद्र होता है। उसके बाद मेरु रज्जु जो है, स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु एक नली जैसी रचना है, वो शरीर के पृष्ठ तल पर पाया जाता है और हृदय जो है वो अधर तल में। अब इसका पहला उपसंग है, समपृष्ठ रज्जु प्राणी 3 उपसंगों में विभाजित हुआ है। पहला उपसंग है उच्च समपृष्ठ रज्जु प्राणी। तो ये प्राणी जो है वो खासकर समुद्रवासी होते हैं और उभयलिंगी होते हैं। और इनकी पूंछ में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। शरीर को आधार प्रदान करने वाला जो भाग है वो पूंछ में पाया जाता है। ये है पुच्छ संपृष्ठ रज्जु। तो इसमें आप ये आकृति देख रहे हैं, हर्डमेनिया और डोलियोलम, ये 2 उदाहरण आपको दिए गए हैं। क्लोम छिद्र है, आलिंद छिद्र है। ये जो है श्वसन के लिए है। इसके बाद में जो बाहर का आवरण है शरीर का, उसको कंचुक चर्म का आवरण कहते हैं। और ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी यानी ये इनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। इनके शरीर में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया उपसंग पुच्छ संपृष्ठ रज्जु। अगला उपसंग है शीर्ष संपृष्ठ रज्जु प्राणी। ये भी समुद्रवासी होते हैं। या अगर आकृति आप देखोगे एम्फिऑक्सिस का, ये थोड़ा आपको मछली जैसी आकृति दिखाई दे रही है।
और इसमें जो पृष्ठ रज्जु है वो पूरे शरीर जितना लंबा होता है, मतलब कि शरीर की जितनी लंबाई होगी उतना ही लंबा पृष्ठ रज्जु होगा। इसके बाद में क्लोम छिद्र इसमें उपस्थित होते हैं और ये प्राणी जो है वो एक लिंगी होते हैं। आपको उदाहरण है एम्फिऑक्सस। इसके विभिन्न भागों के नाम आप याद रखिएगा। परीक्षा में हो सकता है कि आकृति सिर्फ दी गई रहे और आपको कुछ भागों के नाम, 3 या 4 भागों के नाम वो लिखने के लिए बोलेंगे। अगला संघ है शीर्ष रज्जु प्राणी, वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा इसको बोलते हैं। क्रेनिएटा यानी क्योंकि हमारी खोपड़ी, इनके शरीर में जो हमारा ब्रेन है यानी कि जो मस्तिष्क है उसको ढकने के लिए हड्डी जैसी रचना होती है, इसलिए इनको बोलते हैं क्रेनिएटा। तो पृष्ठ रज्जु के स्थान पर इनमें अब मेरुदंड पाया जाता है। शरीर को आधार प्रदान करने वाले भाग को हम पृष्ठ रज्जु कहते हैं। जो निचले वर्ग के प्राणी है उनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, लेकिन जो उच्च वर्ग के प्राणी हैं तो उनमें हड्डी जैसी रचना का निर्माण होता है जिसको हम मेरुदंड बोलते हैं। हमारे शरीर में जो हमारे गर्दन के यहाँ से शुरुआत होती है और हमारे कमर के निचले हिस्से तक वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड, फिर इनमें पूर्ण विकसित होता है। और मस्तिष्क जो है वो करोटी यानी मस्तिष्क जो है वो खोपड़ी के अंदर सुरक्षित होता है। इनमें अंतः कंकाल पाया जाता है, शरीर के अंदर कंकाल पाया जाता है, जैसे हमारे अंदर हड्डियां पाई जाती है, अस्थियां। तो कास्थिमय अथवा अस्थिमय यानी या तो कुछ लचीली हड्डियां होंगी या ठोस हड्डियां होंगी। और जबड़े रहित कीमा जबड़े होते हैं, यानी मुख में जबड़े हो सकते हैं या कुछ प्राणियों के मुख में जबड़े नहीं भी हो सकते। ऐसे प्राणी इस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें संघ में अभी 6 वर्ग होते हैं। ये जो संघ है इसमें कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग। और पहला वर्ग जो है वो है चक्रमुखी प्राणी वर्ग। तो चक्रमुखी प्राणी वर्ग आप देख रहे हैं कि मछली जैसा ही आपको दिख रहा है। इनमें जबड़े रहित चूषक होते हैं, क्योंकि ये जो है परजीवी प्राणी होते हैं, ये दूसरे के शरीर से अपना भोजन एकत्रित करते हैं, इसलिए इनमें चूषक जैसा मुख होता है। वो किसी भी दूसरे प्राणी के शरीर से चिपक जाते हैं और उसका भोजन अपने शरीर में चूस लेते हैं। और इनकी त्वचा शल्क रहित यानी त्वचा पे शल्क नहीं होता। मछली में आपने देखा होगा, बाहर अगर आपने टच किया होगा तो शल्क उपस्थित होते हैं, जिसको आप यदि मछली लेने जा रहे हैं तो वो जो भी उसको बेच रहा है वो उसके शेल्फ को निकाल के आपको मछली को काट के देता है। तो ये शेल्फ आप आसानी से देख सकते हैं। इनमें उपांग नहीं होते। और अंतः कंकाल कास्थीमय होता है, यानी शरीर के अंदर जो कंकाल होता है आधार प्रदान करने वाला, वो कास्थीमय यानी लचीली हड्डी से बना होता है। जैसे हमारी कान की हड्डी कैसे लचीली है, तो ऐसी हड्डी को हम कास्थी बोलेंगे, कास्थी। और हमारी जो बाकी जो हड्डी है, जैसे हाथ की हड्डी है या पैर की हड्डी है, काफी ठोस है, इसको हम बोलते हैं अस्थि। तो कास्थी और अस्थि में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। और मैंने बताया कि ये प्राणी बाह्य परजीवी होते हैं, दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला वर्ग है मत्स्य। मत्स्य वर्ग यानी मछलियां इस वर्ग में आ जाती हैं। तो मछलियों के शरीर की रचना आपको अच्छे से पता है, आप बचपन से ही आपने पढ़ा है। ये शीत रक्त वाले प्राणी यानी जो प्राणी अपने शरीर का तापमान अपने वातावरण के हिसाब से बदल सकते हैं, उनको शीत रक्त वाले प्राणी कहते हैं। और ये प्राणी समुद्रवासी अथवा मीठे जल में पाए जाते हैं। मीठे जल यानी नदी, तालाब, इन सब में जो प्राणी पाए जाते हैं, इस नदी या तालाब के जल को मीठा जल कहा जाता है। और इनका शरीर दोनों ओर से नौकाकार होता है, नाव के आकार का होता है। इनमें जोड़ी वाले पंख हो सकते हैं या कुछ पंख ऐसे होते हैं जिनकी जोड़ी नहीं है, तो युग्मित अथवा अयुगल पंख इनमें होते हैं। और बाह्य कंकाल शल्क के रूप में होता है, स्केल्स जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और टीचर आपकी श्वसन आवाज इनमें क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, नहीं दे रहा है? टीचर आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रहा है आवाज? मैम आपकी अभी आ आवाज रही आ है रही आवाज? है। हाँ यस हाँ, मैम जरा, आ रही है। हाँ एकदम चुपचाप सुनना है, सब लोग अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज। तो इसमें जो है श्वसन जो है वो गलफड़ों के द्वारा होता है। आपने मछली को देखा होगा तो उसके आंख के थोड़ा सा आगे की तरफ एक ऐसे पर्दे जैसा खुलने वाला भाग होता है जिसमें गलफड़े पाए जाते हैं, और श्वसन ये इसी की सहायता से करते हैं। अगला वर्ग है उभयचर प्राणी वर्ग। उभय, उभय यानी
जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी, दोनों जगह। तो ये उभयचर प्राणी है और त्वचा पर बाह्य कंकाल नहीं होती। इनकी त्वचा जो है बहुत ही नरम होती है और हरदम इनको अपनी त्वचा को नम रखना पड़ता है, पानी में भिगाए हुए रखना पड़ता है, क्योंकि ये त्वचा की सहायता से श्वसन करते हैं। और इनमें बाह्य कण नहीं पाया जाता। बाहर से जैसे हमारे कान कैसे दिखते हैं, वैसे इनमें बाह्य कण नहीं दिखते। तो ये हो गया उभयचर प्राणी वर्ग। और इनकी गर्दन नहीं होती। आप आकृति को देख के बोल सकते हैं कि गर्दन नहीं होती। आंखें जो है वो निकली हुई होती है। और इसका उदाहरण है, सबसे सीधा साधा उदाहरण है मेंढक। ये उभयचर प्राणी वर्ग में आते हैं। माइक प्लीज ऑफ रखिए अपना। तो इनमें जो है त्वचा पे शल्क नहीं होते, बाह्य कंकाल का अभाव होता है। सरीसृप प्राणी वर्ग। सरीसृप ये जो है पहले प्राणी है, रेंगने वाले पहले प्राणी है जो पूर्णतया जमीन पर आए। रेप्टाइल। ये भी शीतलक वाले इसका माइक प्राणी है। चालू है, म्यूट कर दूं। माइक प्लीज म्यूट करो। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना माइक म्यूट रखिए पहले। ये शीत रक्त वाले सर प्राणी है। आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। ओके, वेट करो। अभी आवाज आ रही है मेरी? टीचर आपकी आवाज आराम से आ रही है, कब से अच्छे से आ रही है। ये लोग बीच में माइक ऑन कर दे रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। टीचर आवाज बराबर आ रही है आपकी। उन लोग जानबूझ के मस्ती कर रहे। मैं सबको अभी म्यूट कर दूंगी और नेक्स्ट टाइम क्लास में भी नहीं लेने वाली हूँ मैं, अगर आपने ऐसा बिहेवियर रखा है तो। सरीसृप वर्ग वाले प्राणी। तो इन प्राणियों का सबसे सीधा साधा उदाहरण है हमारे घर में पाई जाने वाली छिपकली। ये रेंगने वाले पहले प्राणी है क्योंकि ये पूर्णतया जमीन पर शीत रक्त वाले प्राणी है। इनकी त्वचा शुष्क होती है, खुरदुरी शरीर। यदि आप इनको छूते हो त्वचा जो खुरदुरी होती है और इनमें बाह्य कण का अभाव होता है तथा उंगलियों में इनके नाखून पाया जाता है। क्योंकि ये रेंग कर चलने वाले प्राणी है, तो ये जमीन को काफी पकड़ के या दीवार पे पकड़ के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जो है चलते हैं। इसका उदाहरण है कछुआ, छिपकली, सांप, गिरगिट। ये चारों जो है वो सरीसृप प्राणी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और ये प्राणी भी शीत रक्त वाले प्राणी हैं, क्योंकि ये भी अपने शरीर का तापमान जो है इनके शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। अगला प्राणी वर्ग है पक्षी या किसी का क्लास। माइक चालू है। टीचर किसी का माइक चालू है। माइक बंद रखिए प्लीज, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। नहीं तो आपको नहीं इंटरेस्ट है तो क्लास से लॉग आउट करिए। उष्ण रक्त वाले प्राणी। अब देखो, अब तक हमने जितने प्राणी पढ़े वो सब शीत रक्त वाले प्राणी थे। अब उष्ण रक्त वाले, यानी इनका शरीर जो है वो वातावरण के हिसाब से शरीर का तापमान नहीं बदलता, इनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है। तो ये उष्ण रक्त वाले प्राणी है। इनका शरीर दोनों ओर से नौकाकार होता है। नौकाकार होने का मतलब क्या है? ताकि ये हवा में आसानी से उड़ सके। यदि शरीर का आकार इस प्रकार से होता है तो पानी में तैरने या हवा में उड़ने में प्रतिरोध, हवा का प्रतिरोध कम होता है, इस प्रकार के शरीर के आकार की वजह से। और इनका जो अग्रपाद है, जो अगला पैर होता है, वो उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित रहता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो जब इवोल्यूशन हुआ, यानी जब उत्क्रांति हुई, तब ये सब प्रक्रिया हुई थी कि कैसे रेंगने वाले प्राणी बने। उसके बाद में रेंगने वाले प्राणियों के बाद जो नए प्राणी आए वो पक्षी वर्ग वाले प्राणी थे। ये सारी जो प्रक्रिया है वो उत्क्रांति के दरमियान हुई। अचानक इनके अगले पैर
पंखों में नहीं बदल गए, ऐसा होने में कई हजारों वर्ष लग गए, तब जाके जो हमारे सरीसृप प्राणी वर्ग है उसके बाद में पक्षी वर्ग का निर्माण हुआ। और इनका बाह्य कंकाल है जो होता है, बाह्य कंकाल, कंकाल का क्या काम होता है कि शरीर को सुरक्षा देना, चाहे बाहर से या अंदर से। तो बाह्य कंकाल जो है वो पंखों के स्वरूप में होता है, परों के स्वरूप में होता है, और पंख जो है इनको उड़ने में भी मदद करते हैं। इसके बाद इनका जो जबड़ा था, यानी कि पहले के जो सरीसृप प्राणियों वर्ग में जो जबड़ा था, ये किसमें रूपांतरित हो गया? चोंच में, चोंच में, ताकि वे अपना भोजन आसानी से प्राप्त कर सके। और पक्षी वर्ग प्राणियों के शारीरिक विशेषता के वजह से क्या होता है कि उनको उड़ने में काफी आसानी होता है। यदि कोई भी प्राणी के शरीर का वजन ज्यादा है तो उसको उड़ने में आसानी नहीं होगी। इसलिए इस वर्ग के प्राणियों का जो आंतरिक भाग भी होता है, शरीर का आंतरिक भाग, उसमें फेफड़ों के जगह पे जो है हवा के गुब्बारे जैसी रचना होती है, ताकि इनका शरीर और हल्का हो जाता है। और इनकी जो हड्डियां होती हैं वो भी खोखली होती है। हड्डियों के खोखला होने की वजह से शरीर का वजन कम रहता है। तो ये सारे जो है इनके गुणधर्म है, जिससे कि पक्षी वर्ग के प्राणी आसानी से हवा में उड़ सके, अपना भोजन प्राप्त कर सके और प्रजनन कर सके। परीक्षा में आपको क्या करना है? कोई भी 4 या 5 गुणधर्म अच्छे से आपको याद रखना और यही गुणधर्म आपको लिखना है। अगला और अंतिम प्राणी वर्ग है स्तनधारी प्राणी वर्ग। हम सारे मनुष्य और उच्च वर्ग के जो प्राणी हैं वो स्तनधारी प्राणी वर्ग में आते हैं। स्तनधारी प्राणी वर्ग की सबसे 2 मुख्य विशेषताएं हैं। एक तो इनमें दुग्ध स्रावित ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इनके शरीर पे बाल होते हैं। बाह्य कंकाल बाल के स्वरूप में हो सकता है। तो ये जो प्राणी है ये भी उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं, और इनमें बाह्य कंकाल बाल अथवा ऊन के स्वरूप में होता है। उंगलियों में नाखून होते हैं और ये जरायुज होते हैं। जरायुज यानी ये प्राणी जो है ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि इसके पहले के वर्ग के जो प्राणी है, जैसे कि पक्षी वर्ग है या सरीसृप प्राणी वर्ग है, ये सब पहले अंडे देते हैं और उसके बाद अंडों में से फिर बच्चे निकलते हैं। जबकि जो स्तनधारी प्राणी वर्ग है उसमें जरायुज प्राणी होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, वो सीधे जो छोटा सा बच्चा है उसको जन्म देते हैं। और चमगादड़ जो है वो भी स्तनधारी प्राणी वर्ग में आता है। आप इसको उड़ता हुआ देख के ये मत समझिए कि ये जो है पक्षी वर्ग में आता है। ये एक स्पेशल या खास स्तनधारी प्राणी है जो कि स्तनधारी होने के बाद भी उड़ सकता है। उड़ने के लिए इसके चर्म प्रसर होते हैं, चमड़ी जैसी झिल्ली जैसी रचना होती है जिसकी सहायता से ये उड़ता है। और इसको आपने देखा होगा, मुख्यतः पेड़ों से उल्टे हुए लटके रहते हैं, चूहे जैसी इसका शरीर कुछ दिखाई देता है। और ये आता है स्तनधारी प्राणी वर्ग के अंतर्गत। और कोरोना काल में तो आपने चमगादड़ के बारे में काफी सुन लिया होगा। तो ये हो गया स्तनधारी प्राणी वर्ग। तो इसमें उदाहरण, ये तो एक उदाहरण मैं दिखा रही हूँ, असंख्य उदाहरण है। मानव है, कंगारू और डॉल्फिन। डॉल्फिन जो कि पानी में पाया जाता है, लेकिन ये मछली नहीं है, असल में एक स्तनधारी प्राणी होता है डॉल्फिन। काफी बड़े आकार का होता है डॉल्फिन। उसके बाद गाय, भेड़ और जितने भी ऐसे प्राणी जिनके शरीर पे आपको बाल दिखाई देते हैं वो सारे स्तनधारी प्राणी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये जो आज का भाग मैंने लिया है आपका, वो है प्राणियों का वर्गीकरण का भाग। प्राणियों के वर्गीकरण में 2 मुख्य वर्ग, मतलब उसमें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, असंपृष्ठरज्जु और संपृष्ठरज्जु। तो असंपृष्ठरज्जु जो प्राणी हैं उनके हम लोगों ने उदाहरण देखे, मृदु कवचधारी प्राणी। उसके बाद हम लोगों ने कांटेदार त्वचा वाले प्राणी देखा। तो ये 2 ही उदाहरण थे जो असंपृष्ठरज्जु प्राणी वर्ग के उदाहरण थे। उसके पहले के उदाहरण आप पहले पढ़ चुके हैं। अगला है सामी रज्जुमंत प्राणी।
सामी रज्जुबंध प्राणी जो है वो दोनों के बीच की कड़ी है। असंपृष्ठ रज्जु प्राणी यानी नॉन कॉर्डेट्स और पृष्ठ रज्जु प्राणी संपृष्ठ रज्जु प्राणी यानी कॉर्डेट्स। इन दोनों के बीच की कड़ी इसको बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, क्योंकि इसके कुछ गुणधर्म दोनों से, थोड़े गुणधर्म असंपृष्ठ रज्जु प्राणियों से मिलते हैं और थोड़े गुणधर्म संपृष्ठ रज्जु प्राणियों से मिलते हैं। अब अगला जो प्राणी संघ है वो है संपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ, या हम उसको बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। इसमें 3 उपसंघ होते हैं। पुच्छ संपृष्ठ रज्जु प्राणी, अगला है शीर्ष संपृष्ठ रज्जु प्राणी और तीसरा है शीर्ष संपृष्ठ रज्जु प्राणी। तो इनके भी सारे हमने गुणधर्म देखे हैं। और इसमें फिर जो संपृष्ठ रज्जु प्राणी है ये 6 वर्गों में विभाजित होता है। उसमें सबसे पहला था चक्रमुखी प्राणी वर्ग, दूसरा है मत्स्य प्राणी वर्ग, तीसरा उभयचर, चौथा सरीसृप, पांचवा पक्षी वर्ग और छठवा है स्तनधारी प्राणी वर्ग। तो आपको ये सारे पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है? नो टीचर। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो टीचर। और किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो ठीक है। टीचर। हाँ बोलिए। टीचर मतलब कितना सिलेबस आएगा मतलब पेपर में? अरे ये सब मैं आपको अलग से क्लास में बताऊंगी, ठीक है? यस टीचर।